दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी सीपियां। अलार्म की तेज आवाज गूंजी तो आंखें बिना खोले मैंने एक हाथ से टटोलकर घड़ी का बटन दबाया और दूसरे हाथ से तकिया खींचकर अपनी आंखों पर रख लिया। फिर पलकें कस के मीचे हुए मैं अपने अधूरे सपने के सिरों को जोड़ने की कोशिश करने लगी। आखिर ये मेरे 18 सालों का सबसे प्यारा सपना जो था, वो भी सुबह सुबह वाला। उसमें मैं और आकाश आमने सामने खड़े थे, इतने करीब के उसकी गहरी काली आंखों में मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके हाथों की छुअन मेरी हथेलियों को पिघलाने लगी थी। उसके थरथराते होंठ कुछ कहने ही वाले थे कि बस ठीक उसी पल ये मुआ अलार्म बज उठा। मैंने अपनी चादर सर के ऊपर तक खींची और फिर से अपने ख्वाब को ठीक इसी जगह से आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की ही थी कि तभी ध्यान आया कि सपना तो सच होने वाला है। आज शाम ही तो आकाश ने मुझे बुलाया है। मेरे अंदर जैसे एक तरंग दौड़ गई। आदतन मैंने बगल में लेटी गीत की तरफ हाथ फैलाया, पर मैं उससे टकराई नहीं। उनींदी सी मैं पलंग पर उसकी तरफ लुढ़कती पुढ़कती चली गई। फिर अचानक जब नीचे गिरते गिरते बची तो मेरी आंखें टप से पूरी खुल गईं। उसने अपनी चारपाई मुझसे दूर खिसका ली थी और खुद को मेरी जिंदगी से। पहले कभी वो मुझसे इस कदर नाराज नहीं हुई थी। मेरी आवाज भर्रा गई, गीत तू जग रही क्या? लेकिन पलट के कोई रीत की आवाज नहीं आई। मेरी आंखें किरकिराने लगीं। पिछले कोई हफ्ते भर से उसने मुझे सुबह सुबह जगाया नहीं था। ये नहीं कहा था कि अरे ओ रीत, उठ भी जा पगलिया, वरना क्लास छूट जाएगी तेरी। 10 बार आवाजें दे चुकी हूं, उठ। अरे मेस में नाश्ता खत्म हो जाएगा, जल्दी कर। एक बार भी उसने मेरे सर पर प्यार वाली चपत नहीं लगाई थी। गीतिका यानी गीत मुझसे बस 1 ही साल बड़ी थी, लेकिन मुझे मां की कमी महसूस होने नहीं दी थी। यहाँ हॉस्टल के इस कमरे में भी मेरे लिए उसने घर का एहसास बनाए रखा था। वो लाड़ में मुझे शायद बच्चा ही समझती थी, लेकिन मैं तो खुद को बड़ी समझने लगी थी। शायद इसीलिए उस दिन की मेरी मुंहजोरी उसका दिल तोड़ गई थी। अपनी हिमाकत का मुझे कुछ कुछ एहसास था, लेकिन मैं करती भी तो क्या। पहली बार मुझे प्यार हो गया था। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच पहले झगड़े न हुए हों। चोटियां खींचने से लेकर खूब लात घूंसे तक चलाए थे हमने, और हर बार अगली लड़ाई से पहले हम भूल भी चुके होते थे कि हमारी पिछली लड़ाई का मुद्दा आखिर था क्या। लेकिन हमारी ये आखिरी लड़ाई बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अब हमारे बीच आकाश खड़ा था। मुझे अपने गांव के मेले वाली कठपुतली याद आ गई। मुझे उसके जैसा ही महसूस हो रहा था। आकाश की चाहत और गीत की नाराजगी, दोनों धागों के बीच उलझी हुई मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं, किधर जाऊं। मैंने दूर पलंग पर लेटी गीत को देखा। उसने अब भी मेरी तरफ पीठ की हुई थी। एक बार की मेरा मन हुआ उस पे कूद पड़ूं, उसको इतना गुदगुदाऊं कि वो खिलखिला पड़े। मैंने एक कदम बढ़ाया भी कि तभी आकाश का ताना याद आ गया, यू शुड ग्रो अप नाउ रितिका। कसमसाते हुए मैं ठिठक गई और पलटकर खिड़की खोल दी। हवा का एक झोंका मेरे कंधों तक स्टेप्स में कटे बालों को सहला गया। मुझे याद आया कि इस स्टाइल को देखकर आकाश की आंखों में कितनी तारीफ झलकी थी, लेकिन गीत तो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई थी। मुझ पे वो बरस ही पड़ी। क्यों री, कोई तुझे कुएं में कूदने को कहेगा तो कूद पड़ेगी तू? बेवकूफ कहीं की। अरे खुद की कोई अक्ल वक्ल नहीं है क्या? मैंने होंठ भींच लिए थे। फिर भी एक आध आंसू लुढ़क पड़े।
तो उसकी आवाज नरम हो आई। अब टसुए मत बहा, समझी? कितने प्यारे और लंबे बाल थे तेरे, सच्ची में। देख रीत, सबकी देखा देखी कुछ भी मत किया कर, ठीक? जो खुद को सही लगे बस वही सही होता है। मैं चुपचाप उससे लिपट गई। उस वक्त कहीं वो मेरी आंखों में देख लेती तो जान जाती कि मेरा सही गलत सब गडमड हो चुका था। आकाश के कहने पर तो मैं सच में कुएं में भी कूद सकती थी। उसी ने मुझे समझाया था कि मैं किसी को सारी बातें ना बताया करूं। उस वक्त ये छिपाना विपाना मुझे भी बड़ा रोमांचक लग रहा था। हालांकि मैंने सोचा था कि बाद में गीत को सब कुछ तो बता ही दूंगी, लेकिन जब बताया तब तक काफी देर हो चुकी थी। देरी से याद आया, आकाश से मिलने से पहले अभी तो मुझे बहुत तैयारी करनी थी। भाग दौड़ के सुबह के काम निपटाने थे, फिर चुपचाप अलमारी के पीछे छिपाए पैकेट को लेकर हॉस्टल के दूसरे कमरे में जाना था। फिर उसमें से निकाल के वो खास चुन्नटों वाली नई रेड ड्रेस पहननी थी, साथ में ऊंची एड़ी वाली सैंडल भी। मेकअप लगाना था और वो सब कुछ करना था जिससे आज दोपहर में खास दिखूं, आकाश के टाइप वाली खास। ये सोचते हुए जल्दी जल्दी अलमारी के पीछे से पैकेट खींचकर मैं बाहर निकाल ही रही थी कि अचानक मेरे हाथ से कुछ टकराया। मेरी घुटी सी चीख निकल गई। तभी उलझे धागे में लिपटी वो चीज पट्ट से सामने आ गिरी। भौचक्की खड़ी मैं खुशी और अविश्वास भरी नजरों से उस सीपियों वाले कंगन को देखती रह गई जो पैकेट के साथ ही खींचा चला आया था। खिड़की से आती रोशनी जमीन पर पड़े उस कंगन पर पड़ रही थी। उसमें गुथी सीपियां इस कदर चमक उठी थीं कि लाल सफेद धागे का मटमैलापन छिप गया था। झपट कर मैंने उसे उठाया और सहलाने लगी। एक एक सीपी के चिकने और खुरदुरे हिस्से को, उनके उभार और गड्ढों को, उनके ऊपर पड़ी गोल घुमावदार लाइनों को, हल्के गुलाबी से पीले और झक सफेद तक फैले उन रंगों को और उन्हें पिरोए धागे के उधड़ आए रेशों को, सबको मैं बखूबी पहचानती थी। कहां कहां नहीं खोजा था मैंने इसे। इस वक्त न मुझसे अपनी मुस्कुराहट संभाली जा रही थी और न ही आंखों में उतरती हुई नमी। ये कंगन मेरी 18 सालों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज था। उसे पाकर जैसे मेरी यादों का पिटारा खुलने लगा। अपनी कलाई में उसे बांधते हुए मैं हौले हौले उस वक्त में पहुंचती जा रही थी जब मेरी उम्र यही कोई 7-8 साल की रही होगी। तब भी मेरे पास बहुत से सवाल और बहुत सारा गुस्सा हुआ करता था। दादी, काका, काकी, चचेरे भाई बहन वाले इस एक भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद क्यों सबके पास उनकी मां थी पर मेरी और गीत की नहीं? क्यों खानदान के हर बच्चे की हर फरमाइश गुपचुप पूरी हो जाती थी और हमारी जरूरतों को तय किए जाने की जरूरत हुआ करती थी? ऐसे वक्त ने गीत को समझदार बना दिया था और मुझे विद्रोही। गीतिका रीतिका से हमको गीत और रीत बुलाए जाने की मैंने मुनादी करवा दी थी। मैं निक्कर शर्ट पहनती, कबड्डी में लड़कों को पछाड़ती, आम के पेड़ पर चढ़कर सबसे ज्यादा टिकोरे तोड़ती, गुलेल से सबको तेज निशाना लगाती और दादी से सबसे ज्यादा डांट भी खाती और आंसुओं को और ज्यादा शैतानियां करके भुला देती। किसके लिए बनती मैं अच्छी बच्ची? जब मां को यहां होना चाहिए था तो वो आसमान में क्यों थी? केवल गीत ही समझती थी कि मैं इसी दर्द को हथियार बना रही थी, कि मैं अंदर से बस एक डरपोक और नासमझ बच्ची ही थी। एक रात छत पर लेटे हम मां वाले तारे को देख रहे थे। अपनी आंखें चुपके से पोंछकर गीत ने कहा, देख रीत, तू ऐसी हरकतें करेगी तो बड़े होकर हम पढ़ने शहर कैसे जाएंगे? अपना सपना पूरा कैसे होगा बता? मेरे होंठ लरज उठे। तो मां को बताना चाहिए था ना कि मैं क्या करूं? बाकी सब तो केवल डांटते रहते हैं मुझको। अरे ना पगल्लो, गीत ने मेरी पीठ थपथपाई। तुझे तो मां सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, सच्ची। देखना, तेरे लिए वो जल्दी से कुछ खास भेजने भी वाली हैं। मैंने धुंधलके में उसकी ओर देखा, फिर तारे को। ऐसा क्या भेजेंगी मां?
आने वाले दिनों में मेरे दिमाग में बस यही घुमड़ता रहा। दिनों दिन मेरी बेताबी बढ़ती चली गई। फिर एक सुबह गीत ने मेरे कानों में फुसफुसाया, ओ रीत, उठना जल्दी से, मुझे लगता है माँ की भेजी गिफ्ट आ गई। मैं पहली छलांग में बिस्तर के बाहर थी और दूसरी में छत वाली सीढ़ियों पर। तिमंजिले पर पहुंचकर मेरी नजर जब छत की जमीन पर पड़ी तो आंखें सचमुच चौंधी आ गईं। किलकारी भरते हुए मैंने गीत का हाथ कस के पकड़ा और अगली सांस लेना सचमुच भूल गई। सामने ओस में नहाई गुलाबी सूरज की रोशनी में दिपदिपाती हुई 8-10 सीपियां पड़ी थीं। उनसे ज्यादा खूबसूरत चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। उन्हें सितारों में रहने वाली मेरी माँ ही भेज सकती थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। खिलखिलाते हुए मैंने घुटनों के बल बैठकर उन सीपियों को उठा लिया। फिर उन्हें बार बार चूम कर गालों से सटाने के वक्त मुझे गीत का ख्याल आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, बल्कि मुस्कुराते हुए वो उन सीपियों को नहीं, मुझे ही देख रही थी। हालांकि बाद में काफी वक्त तक उसने स्कूल की आधी छुट्टी में इमली नहीं खरीदी, मेले में चूड़ियां और रिबन भी नहीं। पिछले जन्मदिन पर दादी के दिए रुपए भी शायद कहीं गुमा आई वो, लेकिन उस वक्त उसने उन सीपियों को पिरोकर मेरे हाथों में पहना दिया। उसके बाद मेरी चंचल जिंदगी में जैसे कुछ ठहराव आने लगा। मैं थी तो वही पुरानी रीत, लेकिन अब मैं अपनी मुंहफट भावनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करती ताकि माँ को कहीं बुरा ना लगे। मेरे इस बदलाव का नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों बाद ग्रेजुएशन के लिए हमें शहर के हॉस्टल में रहने की इजाज़त मिल गई और आखिरकार कनस्तरों में भरे देसी घी के लड्डू, अचार, मठरियाँ और बक्सों में भरे अल्लम गल्लम लाव लश्कर के साथ ही सितारों पर सवार माँ भी यहाँ आ गई। कॉलेज का मेरा पहला दिन बहुत अजीब तरह से बीता। अपना नया पीली छींट वाला सलवार कुर्ता पहने, शीशे की कढ़ाई वाला बैग टांगे, फीते में गुथी दोहराई चोटियों को आगे किए मैं क्लास में पहुंची तो लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूं। हर तरफ अजनबी निगाहें जैसे घूर रही थीं। ले, ये तो फिर नई चुनौती निकली बेटा। ये सोचते हुए मैंने अपने कंगन को छुआ, एक गहरी सांस ली और अंदर बढ़ गई, वहां जहां मेरे लिए कोई जगह खाली नहीं थी। तभी एक आवाज आई, यू कैन सिट हियर। मैंने चौंक कर उस शख्स की तरफ देखा जो खिसक कर मेरे लिए जगह बना रहा था। मेरी धड़कनें रुक गईं। अंदर जाने कैसा अजीब अजीब लगने लगा। उससे नजरें मिली तो पहली बार दिल ने सवाल किया, क्या कहानियां भी सच हो सकती हैं? किसी धूमकेतु की तरह आकाश मेरी ख्वाहिशों के आसमान का रंग बदल रहा था। उसका लगातार बढ़ता हुआ साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ कुछ वैसा ही जैसा मुझे आम के बाग में आम चुरा कर काका को चकमा देने में आता था, जैसा दादी के चश्मे को गायब करने में आता था, जैसा मास्टर जी की पीठ को ताक कर कागज के हवाई जहाज का निशाना बनाने में आता था, जैसा कि बछिया को चुपचाप खोल के भगा देने और उसे ढूंढने के बहाने मटर गश्ती करने में आता था, जैसा कभी कभी गीत की चोटी को खटिया के पाए से बांधने में आता था। ना, इससे भी कहीं अच्छा, पहली बार मैं किसी और की नजरों में खुद का खास होना महसूस कर रही थी। लेकिन इस खिंचाव ने मेरे और गीत के रिश्ते को उलट पलट के रख दिया था। आकाश को लेकर मेरी संजीदगी उसे बचपना लगने लगी, तो मैंने चुप रहना सीख लिया। वैसे भी मेरे पास बड़े सारे काम थे। मुझे एक बेलौस रीत को आकाश की मनपसंद लड़की के खांचे में कसना था और गीत की नजरों से इस राज को छिपाना भी था। इस तरह कोई 3-4 महीने बीते। गीत की आंखों पर अब चश्मा लगने लगा था और मेरी आंखों पर आईलाइनर। गीत के होठों पर हमेशा कोई न कोई फॉर्मूला होता और मेरे होठों पर रगड़ कर छुटाने के बावजूद रह गई लिपस्टिक का निशान। जब पहली बार मुझे स्कर्ट पहन के अचकचाते हुए देखा तो गीत ने टोक ही दिया, अच्छी लग रही है रीत, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मत पहन। मैंने पीठ फेर ली।
नहीं बताया कि कपड़े तो आकाश की आंखों में तारीफ देखने के लिए थे। ये भी नहीं बताया कि आकाश को मेरा कंगन मैचिंग नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बस थोड़ी सी देर के लिए उतार के बैग में रखा और वो खो गया था। हालांकि मैं बेचैनी से उसे तलाश रही थी, लेकिन डांट के डर से उसे बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर डांट तो मुझे पड़ी ही। एक दोपहर गीत को मेरी कॉपियों में नोट्स के बजाय आकाश के स्केचेस और मैसेजेस नजर आ ही गए। वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। अपनी पढ़ाई के सपने को ऐसे पूरा करेगी? बेवकूफ, ये जो इतना प्यार व्यार चेप रखा है ना, मतलब भी जानती है इसका? अरे अगर कोई किसी को चाहेगा तो उसको वैसे ही पसंद करेगा ना। पर देख जरा खुद को, दिमाग ठस हो गया क्या तेरा बावरी? ये सुनकर पहली बार मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया। आकाश की सिखाई सारी बातें मेरे दिमाग में बजबजाने लगी। मैंने आखिरी कोशिश की कि खुद को रोक लूं, लेकिन मेरी कलाई खाली थी। जो समझदारी मुझे रोक सकती थी वो मैं खो चुकी थी। गीत बहुत गुस्से में थी। उसका एक हाथ कमर पर टिका था और दूसरे हाथ में मेरा खुला हुआ रजिस्टर। उसे वो मेरे आगे लहरा रही थी। उसमें दिखता आकाश का चेहरा मुझ पर हावी हो ही गया और मैं जैसे होश खो बैठी। वो रजिस्टर उसके हाथों से खींचते हुए मैं चिल्ला पड़ी, बस कर गीत, तू तो वैसे भी हमेशा सबकी चहेती रही है ना। आज मुझे कोई पसंद कर रहा है तो तुझको बुरा लग रहा है? आकाश सही कहता है, तू जलती है मुझसे और मेरा मॉडर्न और सुंदर होना तुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और भी पता नहीं मैं क्या क्या कहती चली गई। गीत का चेहरा बुझते बुझते स्याह हो गया। उसके कंधे झुक गए और घिसटते कदमों से वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने उसे ऐसी चोट पहुंचा दी थी जिसकी तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उस दिन से मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। बाद में मुझे बुरा भी लगा, अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हुई, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उसको मनाऊं कैसे। माफ कर दे, फॉरगिव मी, ऐसे अल्फाज आपस में हमने पहले कभी कहे सुने थे ही नहीं। लेकिन हिचकिचाते हुए मैंने उससे कहे, कई बार कहे, पर गीत तो जैसे किसी अदृश्य दीवार के पार चली गई थी। फिर भी जब आकाश ने पहली बार डेट पर बुलाया तो मैं ये बात गीत को बताने दौड़ी थी, लेकिन लगा कहीं वो और नाराज ना हो जाए, इसलिए चुपचाप सब सामान लाकर अलमारी के पीछे छिपा दिया था। एक गहरी सांस लेकर मैं वर्तमान में आ गई। कलाई में बंधे कंगन को दुलारते हुए सामने पैकेट की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि निगाहें अपने आप गीत की तरफ मुड़ गईं। ये इन सीपियों की करामात थी या यादों के गलियारे में अभी का किया सफर के अचानक सब कुछ समझ आने लगा था। ये कंगन उस सुबह छत पर और आज अचानक मेरे छिपाए पैकेट के ऊपर कैसे पहुंच गया था, ये अब मेरी समझ में आ रहा था। गीत की अच्छाई समझ में आ रही थी और कितनी बुरी थी मैं, यह समझ में आ रहा था। मेरे चोट पहुंचाने के बावजूद उसने मेरी परवाह करना छोड़ा नहीं था। वो जानती थी कि जब तक मां का यकीन मेरे साथ रहेगा मैं कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। अगर मैं आकाश की बात छिपा रही थी, मतलब मुझे और सोचना चाहिए था। मैं उठ खड़ी हुई। चंद लम्हों के इस सफर में मैं बड़ी हो गई थी और समझदार भी। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। मैं दौड़कर गीत के पास पहुंची। उसे हल्का सा धक्का देते हुए मेरा गला भराया। हे गीत, खिसक ना थोड़ा, मुझे तेरे पास आना है। तूने तो इतनी जगह घेर रखी है कि माँ की जगह भी ले डाली। बिना कुछ कहे वो आगे सरक गई। मैंने लेटते हुए उसके गले में हाथ डाल दिए। फिर देखा उसका भी एक आंसू बहकर मेरे कंगन पर ठहर गया था और उससे ज्यादा सुंदर और चमकदार सीपी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।